खबर एलओसी पर पाक सेना ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने फायरिंग का जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना ने रात भर फायरिंग की है। तो जब भारत ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान की ओर से देखिए किस तरह से अब एक्शन की तैयारी दिखाई जा रही है और सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने रात भर फायरिंग की है एलओसी पर, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। तो एलओसी पर एक बार फिर गोलियों की थड़थड़ाहट सुनाई पड़ रही है। एलओसी पर सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, लेकिन एक लंबे वक्त से एलओसी पर शांति थी। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, भारत ने एक्शन लिया, तो पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एलओसी पर दोनों तरफ से गोलियां चली है। एक बार फिर गोलियों की थड़थड़ाहट महसूस की गई एलओसी पर। इधर सिंधु जल संधि मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली में बैठक होनी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को फिलहाल रोक दिया है और इसी मुद्दे पर आगे क्या रणनीति बनाई जानी है, आगे क्या फैसला होगा, इसे लेकर आज बैठक होनी है। सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए रखना मुश्किल है। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या की। इनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए हैं। पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय मीटिंग हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, राहुल गांधी, रामगोपाल यादव शामिल हुए। इस बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया, मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। बहुत दुखद है। उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया, उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज़ सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज़ में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। इस सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है, उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है,
ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। नहीं, वो तो संजय जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया है ऑपोजिशन ने सरकार। इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कश्मीर जाएंगे। राहुल गांधी अनंतनाग मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। अनंतनाग सरकारी मेडिकल कॉलेज में घायलों का उपचार चल रहा है, उनसे आज मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज से पहले पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया जाएगा। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के इमाम और ओवैसी ने लोगों से काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की है और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। मोहतरम, पहलगाम कश्मीर में जो 26 मासूम लोग शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हैं, उनकी हमदर्दी के लिए और आतंकवाद के खिलाफ आप कल 25/4/2025 जुमे को काली पट्टी पहन के आप नमाज अदा करें। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इस घटना को लेकर देश में गुस्सा है। बहराइच और अलीगढ़ में आतंकी घटना के खिलाफ लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। बहराइच में स्वर्णकार समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी। घंटा घर पहुंचकर लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। सभी ने प्रधानमंत्री से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मशालें ले रखी थी। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और इस हमले को धार्मिक आधार पर निशाना बनाने की कायराना हरकत बताई। पहलगाम हमले से ही जुड़ी एक और खबर सामने आई। कश्मीर गई जौनपुर की एक महिला ने दावा किया है कि 2 आतंकी खच्चर वाले बनकर आए थे। आतंकियों का स्केच देखकर एकता ने यह दावा किया। आपको बता दें, एकता तिवारी पिछले कई दिनों से कश्मीर में थी और कश्मीर भ्रमण पर थी वो, और उनका कहना है कि 2 आतंकी खच्चर वाले बनकर आए थे। लोग वहाँ पे गए तो यहाँ से जो नीचे से हमसे जो खच्चरों वाली की बात हुई थी, उनमें से सिर्फ वहाँ पे हमारे साथ 3 या 4 थे, बाकी के 2 लोग वहाँ पे अजनबी थे। तो वो लोग मेरे घोड़े के साथ थे। जो अजनबी था वो मेरे से पूछ रहा था कि मैम आपका नाम क्या है। मैंने बोला एकता, पूरा नाम मैंने कहा एकता। बोले कहाँ से हो, मैंने कहा जयपुर से। बोले आप अजमेर गए हो, मैंने कहा नहीं मैं कभी अजमेर नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोले अमरनाथ तो गए होंगे। मैंने कहा अमरनाथ कभी आई हो, मैंने कहा अमरनाथ भी मैं नहीं आई हूँ। तो बोले आप है ना अमरनाथ आप आओ तो हमसे बात करना, हम आपको सीधे ले जाएंगे। मैंने कहा उसका तो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। बोले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आप हमें बताना, हम आपको सीधे दर्शन करा देंगे, सीधे आपको ले जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा लगा कि रजिस्ट्रेशन में ना ऐसी जगह तो जाना सही नहीं है। तो मैंने बोला आप अपना कॉन्टेक्ट के 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। देर रात तक ये छापेमारी चली। फिरजी मलिक डीके गोयल से ईडी की लंबी पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक डीके गोयल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। इससे पहले कल ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में सघन तलाशी ली। डीके गोयल पर छात्रों की रकम को हड़पने और डाइवर्ट करने के आरोप लगे।
डीके गोयल से कोचिंग संस्थान, छात्रों की संख्या, उनसे ली जाने वाली फीस, कंपनी और उसके मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के निवेश के बारे में पूछताछ की गई। आपको बता दें, पूरे साल की फीस लेने के बाद अचानक बिना किसी जानकारी के जनवरी में फिटजी ने अपने सेंटर्स बंद कर दिए थे। नोएडा पुलिस ने फरवरी में फिटजी के बैंक खातों को सीज किया था। फिटजी के मालिक डीके गोयल के खाते में जमा 11 करोड़ 11 लाख रुपए भी सीज कर दिए गए थे। पहले दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अब इस मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर दिया गया है। किस तरह से फिटजी के मालिक गोयन का वो इस वक्त, माफ कीजिएगा, डीके गोयल वो और ज्यादा मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं? देखिए, ईडी ने देर रात तक पूछताछ की है, जो सोर्सेज ने कंफर्म किया है, और ये भी बताया है कि डीके गोयल के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और 8 ठिकानों पर ये छापेमारी कल भी हुई है, देर रात तक जारी थी। और जो बताया गया उसके मुताबिक जनवरी में जब फिटजी ने अचानक अपने तमाम कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया था, उसके बाद कई शहरों में एफआईआर दर्ज हुई थी। यूपी के नोएडा में भी एफआईआर दर्ज हुई थी फिटजी के खिलाफ, और उन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। डीके गोयल के खातों को सीज किया गया था और उसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। जांच में तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज और जानकारी ईडी को मिली थी, जिसके बाद ईडी ने ये छापेमारी की है। डीके गोयल से देर रात तक पूछताछ हो रही थी। अब देखना होगा कि इस छापेमारी में ईडी को क्या बरामदगी हुई है और उस पर जो सवाल किए जा रहे हैं डीके गोयल से, वो किस तरह के जवाब देते हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। जी, तो फिलहाल पूछताछ चल रही है, क्या जानकारी हासिल होती है आगे पता चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि छात्रों का पैसा कब उन्हें वापस होगा। धन्यवाद इस वक्त ऋषभ, आपकी पूरी जानकारी देने के लिए आपका। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोरखपुर में स्ट्रीट वेंडर्स को समायोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत गोरखपुर में रेहड़ी दुकानदारों को लाभान्वित किया गया। डिजिटल लेन देन के जरिए कैशबैक मिल रहा है और कारोबार फल फूल रहा है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 40,000 स्ट्रीट वेंडर्स जिला नगरीय विकास अभिकरण के जरिए इस योजना का लाभ उठाकर कारोबार कर रहे हैं। इनमें से 12,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहला लोन चुकाकर दूसरा लोन ले चुके हैं। 1,500 से ज्यादा ऐसे लाभार्थी भी हैं जो दूसरा लोन चुकाकर तीसरा लोन ले चुके हैं। इस योजना से उन्हें खूब फायदा हो रहा है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाए जा रहे इस अभियान ने उनको आर्थिक संबल प्रदान की है। बड़ी संख्या में लोगों को लोन मिला और वो लोन कर्ज के जाल से मुक्त होकर मिला। आसानी से उन्होंने अपनी दुकानें लगाईं, अपनी आजीविका चलाई और धीरे धीरे करके वो लोन को जमा भी कर दिया। पटरी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने में पीएम स्वनिधि योजना बड़े काम की साबित हो रही है। योजना की शुरुआत जून 2020 में कोरोना काल के दौरान हुई थी। गोरखपुर में लगभग 72 करोड़ का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा चुका है। योजना का लाभ पाने में किसी को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू कराया है। रेहड़ी पटरी चलाने वाले छोटे कारोबारी 10,000 रुपए का गारंटी फ्री लोन इस योजना के तहत हासिल कर सकते हैं। लोन की राशि 1 साल में चुका देने पर दूसरी बार 20,000 और तीसरी बार 50,000 रुपए लिए जा सकते हैं। ब्याज पर सब्सिडी और कैशबैक से योजना रेहड़ी दुकानदारों को खूब पसंद आ रही है। मतलब वो 10,000 लिए थे, लगभग हमारा 2 से 3 महीने के अंदर हम अपना भुगतान कर दिए, जमा कर दिए। 2-2 हज़ार रुपये अपना जाकर डाल रहे। बिजनेस चल रहा है? हाँ चल रहा था। हम गोरी चला रहे थे 10,000 रुपये निकाल कर। बैंक वाले बोले कि फिर आपका सिविल ठीक है तो आप दोबारा ले सकते हैं, 20,000 से 30,000 में उठा सकते हैं।
हमने कहा कि मैम फिर जरूरत पड़ेगा और खर्चा होगा तो ले लेंगे। 10,000 रुपये लिए थे तो किस्त किस्त करके जमा हो गया है, तो क्रेडिट सही था तो 20,000 रुपये और मिला हुआ है, वो जमा हो रहा है अभी। तो ये बिजनेस करने में ठीक रहा? हाँ ठीक है, बिजनेस चल रहा है। हाँ बिजनेस किए थे, चल रहा है इस समय। जाहिर है कोरोना काल में लोगों का रोजगार चौपट हो गया। बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेश में नौकरी पर नहीं जा पाए। ऐसे में ये योजना गोरखपुर में रेहड़ी पटरी वालों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18।